गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के क्रम में हम अभी तक स्वतंत्र राज्यों में बंगाल को खत्म कर चुके हैं। मराठा साम्राज्य को हम लोग पढ़ रहे हैं। मराठा साम्राज्य में हम छत्रपति के कॉन्सेप्ट को समझे और अभी हम पेशवाओं के कार्यकाल को देख रहे हैं। इस कालखंड में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का न्यू कैसे हुआ, अर्थात बीजारोपण कैसे हुआ, क्यों हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, किसकी मूर्खता का देन था आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और इस क्रम में मैंने जो कल का क्लास लिया अपना पिछला लेक्चर, वो फैक्ट बेस्ड क्लास था स्टूडेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को नारायण राव और माधव नारायण राव से संबंधित कुछ फैक्ट लिखवाए। उसके बाद बारह भाई काउंसिल से संबंधित कुछ फैक्ट मैंने लिखवाया। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जैसे हमारा ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया गया, वो पेंशन लेके उनको संतुष्ट कर दिया गया। माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया और जो संधि हुई उस संधि को 20 साल का युद्ध विराम माना गया। लेकिन बीच में ही क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि माधव नारायण राव जब पेशवा बनते हैं उस समय उनका एज क्या रहता है, मात्र 7 साल रहता है। और 7 साल के बाद उस एज में वो प्रशासन संभाल नहीं सकते थे, जिसके कारण बारह भाई काउंसिल बना था। और मैंने कल बारह भाई काउंसिल से संबंधित भी फैक्ट्स आप लोगों को लिखवा दिए हैं। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे माधव नारायण राव बड़े हुए, तो बड़े होने के साथ साथ तो वो यही सोच रहे थे कि मैं पेशवा हूँ, निर्णय लेने की क्षमता मेरी है। लेकिन हमारे यहाँ तो निर्णय सब नाना फडणवीस ले रहे हैं, जो कि बारह भाई काउंसिल के हेड थे और वास्तव में वो एक कुशल व्यक्ति थे और कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन थे, जो कि किसी भी विषय में निर्णय लेने के लिए सक्षम थे और शायद माधव नारायण राव की अपेक्षा ज्यादा सक्षम थे वो। लेकिन ये चीजें माधव नारायण राव को पसंद नहीं था, लेकिन वो उनका विरोध नहीं कर सकते थे, जिसके कारण मैं बताई थी कल के लेक्चर में कि माधव नारायण राव 1795 ईस्वी में आत्महत्या कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, माधव नारायण राव जब 1795 ईस्वी में आत्महत्या कर लेते हैं तो फिर समस्या आ जाती है मराठा सरदारों के समक्ष, अर्थात मराठा संघ के समक्ष, कि अब किसे पेशवा बनाया जाए, क्योंकि अभी भी रघुनाथ राव जीवित ही रहते हैं, रघुनाथ राव की कहानी समाप्त नहीं हुई रहती है। तो यहाँ पे नाना फडणवीस अपने सूझबूझ और अपने ज्ञान और कौशल का परिचय देते हैं और वो क्या करते हैं कि रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय को अगला पेशवा नियुक्त कर देते हैं। ये चीजें स्टूडेंट्स नाना फडणवीस ये किए रहते हैं, लेकिन ये मराठा संघ को पसंद नहीं आता है। मराठा संघ में सिंधिया रहते हैं, गायकवाड़ रहते हैं, होलकर रहते हैं, इन सभी लोगों ने इसका विरोध किया और ये लोग ये कहने लगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति योग्य है, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि जैसा बाप है वैसे ही बेटा हो सकता है और हमारे लिए और समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ नाना फडणवीस सबको समझाते हैं और बोलते हैं कि देखिए, अभी कुछ ही समय पहले रघुनाथ राव के कॉन्स्पिरेसी के कारण और रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा के कारण हमको पहला आंग्ल मराठा युद्ध देखना पड़ा है और हम सभी अभी उससे उबरे भी नहीं हैं। और अगर रघुनाथ राव को कंट्रोल में रखना है तो इससे बढ़िया उपाय और कुछ नहीं हो सकता है कि उसी के बेटे को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए, अर्थात पेशवा नियुक्त कर दिया जाए। अंततः मराठा संघ इसको नहीं पसंद करते हुए भी पेशवा स्वीकार करता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पेशवा बनते हैं, रघुनाथ राव के पुत्र रहते हैं। यहाँ पे समस्या ये होती है स्टूडेंट कि होलकर जो थे, होलकर सबसे मराठा संघ में होलकर सबसे मजबूत थे और ये लोग क्या करते हैं कि बाजीराव द्वितीय का विरोध करते हैं। ये नहीं पसंद करते हैं बाजीराव सेकंड को, और बाजीराव सेकंड को नहीं पसंद करने के कारण ये बाजीराव सेकंड के पेशवा बनने के बावजूद भी इसका विरोध करते हैं। अब बाजीराव सेकंड को ये लगता है कि होलकर तो मेरा विरोध करते ही रहेंगे, तो वो होलकर को कंट्रोल करने के लिए आंतरिक षड्यंत्र करता है और आंतरिक षड्यंत्र के माध्यम से उस समय होलकर
के नेतृत्व करता रहते हैं यशवंतराव होलकर। कल भी मैंने चर्चा किया था, यशवंतराव होलकर के छोटे भाई जो रहते हैं बिट्टू जी, षड्यंत्र कर यह बिट्टू जी का हत्या करवा देता है बाजीराव सेकंड। अब बिट्टू जी का हत्या बाजीराव सेकंड करवाया रहता है, ये चीजें होलकर को जानकारी में नहीं थी, लेकिन जब ये हत्या होती है, क्योंकि जो बिट्टू जी रहते हैं वो होलकर के यशवंतराव होलकर के दरबार में एक बहुत ही योग्य व्यक्ति रहते हैं, शासन प्रशासन राजस्व सब चीज का कुशल ज्ञान इनको रहता है, तो ये प्रशासन में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। तो उनका समझिए कि एक कड़ी टूट गई थी, तो वो संतुष्ट नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसकी जांच करवाते हैं कि आखिर इनकी मृत्यु हुई कैसे, मारा किसने। और बाद में पता चलता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका है, तो बाजीराव सेकंड का है। बाजीराव सेकंड के योगदान को देखते हुए स्टूडेंट क्या होता है कि होलकर गुस्सा में आ जाते हैं और वो इस चीज के लिए नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद बदला लेने के सिचुएशंस में आ जाते हैं कि हम इनको बख्शेंगे नहीं। इसमें सिंधिया और गायकवाड़ लोग समझाना चाहते हैं, मराठा संघ के जो अदर विंग्स रहते हैं वो ये समझाते हैं होलकर को कि देखिए आप हम लोग बैठ के बात करके और समस्या का समाधान करके एक साथ इस चीज को निपटा सकते हैं, युद्ध ही समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन होलकर इसमें मानते नहीं है, और होलकर मानते नहीं है, और नहीं मानने के कारण क्या करते हैं होलकर, बाजीराव सेकंड पे आक्रमण कर देते हैं। और इस बीच में मैंने कल भी बताया था कि इसी बीच में तब तक 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई रहती है, और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद इतिहासकार कहते हैं कि नाना फडणवीस की मृत्यु से मराठा संघ का या मराठों का सूझबूझ समाप्त हो गया था। तो 1800 में इनकी मृत्यु हो गई रहती है और बाजीराव सेकंड अकेले पड़ जाते हैं। और अकेले पड़ने के बाद क्या होता है कि ये जो बिट्टू जी की हत्या करवा देते हैं और होलकर इन से नाराज हो जाते हैं और गुस्साए होलकर इन पे आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि ये वही चीज होती है जिस बात का मराठा संघ को भय था। क्या होता है कि बाजीराव सेकंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में चले जाते हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में चले जाते हैं, और यहाँ जाके ये क्या करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि कर लेते हैं, बसीन की संधि। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बसीन की संधि कब हुई। बसीन की संधि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कर लेते हैं। और स्टूडेंट इसी संधि से, बसीन की संधि से ही दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का नींव पड़ जाता है। अर्थात क्यों होना शुरू होता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो इस बसीन की संधि के बाद शुरू होता है। क्या होता है कि बसीन की ये जाते हैं और बसीन की संधि कर लेते हैं किससे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच ये संधि होती है। संधि में क्या तय होता है, ये एक सहायक संधि होती है स्टूडेंट। सहायक संधि बोले तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का कॉन्सेप्ट दिया था। ये जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये क्या करते हैं कि बसीन की संधि कर लेते हैं, और संधि में ये होता है तय होती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पेशवा बने रहने में मदद करेगी। अब जब इसकी जानकारी मराठा संघ को मिलती है तो मराठा संघ इससे नाराज हो जाता है, और मराठा संघ इस जानकारी के बाद गुस्सा कर बाजीराव सेकंड पर आक्रमण कर देता है। और ये मराठा संघ जब आक्रमण करता है स्टूडेंट, तो इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिपेयर रहती है, वो बाजीराव सेकंड के सहयोग के लिए आ जाती है। बाजीराव सेकंड के सहयोग के लिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है।
अब क्या होता है यहाँ पे, युद्ध होता है और इस युद्ध में क्योंकि मराठा संघ बसीन की संधि को नहीं मानता है और बाजीराव सेकंड पे आक्रमण करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाजीराव सेकंड का सहयोग करती है और ये युद्ध शुरू हो जाता है और यही युद्ध क्या कहलाता है, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। संधि के बाद आक्रमण होता है, ये युद्ध चलता है, इस युद्ध में मराठा संघ पराजित होता है। मराठा संघ पराजित हो जाता है और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, मराठा संघ के सभी विंग कह लीजिए, अलग अलग संधि कर लेती है। इसको नोट डाउन कर ले स्टूडेंट, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। स्टूडेंट्स, जो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है, बसीन की संधि से शुरू होता है। इसका कालखंड 1802 से 5 रहता है, 1805। बसीन की संधि से शुरू होता है और 3 अलग अलग संधियों से समाप्त होता है। 3 अलग अलग संधियों का मतलब होता है क्योंकि मराठा संघ इस युद्ध में लड़ता है। इसमें एक चीज याद रखने वाली चीज है कि गायकवाड़ जो होते हैं, गायकवाड़ स्वयं को इस युद्ध से अलग रखे। शायद गायकवाड़ भी होते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध के समाप्ति के बाद 4 संधियां करती, लेकिन गायकवाड़ इसमें थे नहीं। तो जब मराठा संघ परास्त हुआ द्वितीय आंग्ल में, ये मराठा युद्ध में, तो 3 संधियां हुआ। 3 संधियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महत्वपूर्ण थी। पहला संधि हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस भोसले के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भोसले के बीच। इसको हम लोग देवगांव की संधि कहते हैं, देवगांव की संधि। ये हुआ 1803 में। 1803 में मतलब 17 दिसंबर 1803। आप लोग को डेट मैं इसलिए लिखवा दे रही हूँ, एग्जामिनेशन में कहता है कि आप इसको सुटेबल तरीके से क्या करें, व्यवस्थित करें। दूसरी हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिंधिया के बीच। और इस संधि का नाम है स्टूडेंट सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि जो 30 दिसंबर 1803 को हुई। 30 दिसंबर 1803 को हुई। तीसरी संधि जो है स्टूडेंट वो है तो होलकर के साथ हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस होलकर। और ये संधि को राजपुर हाटक की संधि कहा जाता है। राजपुर हाटक की संधि ये हुई 24 दिसंबर 1805 को। एक बार टाइम पीरियड को आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब ये तीनों गायकवाड़ तो इस युद्ध से बाहर थे तो इन्होंने कोई संधि करा नहीं। भोसले, सिंधिया और होलकर तीनों इस युद्ध में शामिल हुए थे। होलकर तो उसी टाइम युद्ध में शामिल हो गए थे जब
बाजीराव सेकंड ने उनके भाई की हत्या करी थी, लेकिन बाजीराव सेकंड जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया और बसीन की संधि की, तो मराठा संघ बसीन की संधि का विरोध किया और बोला कि हम नहीं मानते हैं बसीन की संधि को, और ये बाजीराव सेकंड पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के बाद जो युद्ध होता है, इसी युद्ध को हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध 1802 से लेकर 1805 तक चलता है, और ये इस युद्ध की समाप्ति इस 3 अलग अलग संधियों से होती है। एक संधि से शुरू होता है, 3 अलग अलग संधि से समाप्त होता है, जिसमें पहला है देवगांव की संधि, दूसरा है सुरजी अर्जन गांव की संधि, तीसरा है राजपुर हाटक की संधि। ये जो देवगांव, सुरजी अर्जन गांव और राजपुर हाटक लिखा है स्टूडेंट, ये उस जगह का नाम है जहाँ पे ये संधि किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं हैं, आप छपरा में हैं, तो वहां पे कोई संधि हो गई तो छपरा की संधि कहलाएगी। तो इसलिए ये जो संधियां हैं उस जगह के नाम से संबोधित की गई है जिस जगह पे ये संधि हुई थी। इस चीज को नोट कर ले स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हम कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद क्या होता है, इन तीनों संधियों के बाद एक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अभी तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा ही, तो मैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में आप लोग को बता देती हूँ कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है, इन तीनों संधियों के बारे में अभी आप ये जान लीजिए। इन 3 संधियों से क्या हो गया कि मराठा संघ टूट गया, अलग अलग हो गया मराठा संघ। अब क्या बचा कि इन सभी व्यक्तियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अलग अलग क्या कर ली, संधि कर ली। अब इनसे अलग अलग ये डील करेगी। उसके बाद अब बच जाते हैं आपके बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव सेकंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर लेती है, पूना का की संधि कर लेती है, और इस संधि के तहत उनको क्या करती है कि बिठूर निर्वासित कर देती है, और सालाना पेंशन उनको दे दिया जाता है, और सालाना पेंशन के साथ ही वो बिठूर चले जाते हैं। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद अगले पेशवा नाना साहब बनते हैं, जिनके बारे में हम लोग 1857 के विद्रोह के समय में पढ़ेंगे स्टूडेंट। और बीच में क्या होता है कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच होता है। ये आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है स्टूडेंट, ये पिंडारियों के दमन के लिए होता है। इस आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों के तरफ से हेस्टिंग्स करते हैं, और दूसरे साइड में पिंडारी रहते हैं, जिसमें हेस्टिंग्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, पिंडारियों के 3 अलग अलग नेता चीतू, वासिम मोहम्मद और करीम खान, चीतू, वासिम मोहम्मद और करीम खान को समाप्त करती है। और समाप्त करने के बाद, पिंडारियों के दमन के बाद, पूना की संधि के बाद संपूर्ण मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है, और यहीं से मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के स्टूडेंट्स हम लोग मैसूर को पढ़ेंगे, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। और इस चीज के लिए आप हमारे साथ हमारे क्लासेस में बने रहें, हमारे लेक्चर में बने रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल के लेक्चर में हम लोग हैदर अली को पढ़ेंगे। इसलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।